राजद का कोई नेता मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। महागठबंधन की सरकार और लगातार इस्तीफे की जो फहरिस्त है वो बढ़ते जा रही है नई सरकार के तरफ से। मसला ये है कि कुछ बातें अगर सच सामने आ जाती है तो ये जाहिर है कि सच कड़वा ही होता है और उसके बाद उस व्यक्ति को जो सच बोलता है उसे कोपभाजन का शिकार होना ही पड़ता है। और यही उदाहरण सुधाकर सिंह जी के साथ हुआ, जो कृषि मंत्री वर्तमान सरकार के थे। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं लोजपा रामविलास जी के तरफ से जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी। उनसे हम मुखातिब हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के तरफ से ये बयान जो आया और ख़ास करके मंत्री जो बोले हैं उसके बाद मुखिया किस तरह से नाराज़गी जाहिर की और अंततः 31वां दिन ही लगातार दूसरी इस्तीफा जो है वो लोगों के सामने आ गई। वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार की आगोश में है। तमाम विभाग के अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर। आप ये बताइए साहब कि जब विभाग का कोई मंत्री भ्रष्टाचार को लेकर मुखर होता है, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोलता है, सरकार को आईना दिखाता है, उस मंत्री को भ्रष्टाचारियों के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा लेने का काम करते हैं, इस्तीफा देने को मजबूर करते हैं, तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार अपराध, हत्या, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो लगातार कहते नजर आती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे। ये जीरो टॉलरेंस कितना है? मैं तो समझता हूँ जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये जीरो हो गया है। अच्छा, टॉलरेंस शब्द को अब हटा देना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल संवेदन शून्य हो गई है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति अब नहीं होगी। कल की घटना जो है कई चीज़ों की कलई खुलता है। मैं आपको बड़ी गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ कि सरकार के काबीना मंत्री सुधाकर सिंह जी ने जो इस्तीफा भी दिया है वो अपने नेता मतलब अपने नेता और उप मुख्यमंत्री जी को दिया है, तेजस्वी यादव को उन्होंने दिया है। ये बहुत गंभीर मसला है। तो आप समझ लीजिए कि इस महागठबंधन के अंदर समन्वय का कितना घोर अभाव है कि राजद का कोई नेता मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। जब उनके मंत्री अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो इस तरह का इस्तीफा उप मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। तो नीतीश कुमार जी का क्या कद रह गया है? कहते थे कि बिहार के चेहरा हैं, कौन सा चेहरा बच गए हैं नीतीश कुमार जी? ये सोचने वाली बात है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस बात को हमेशा उठाते रहे हैं कि बिहार में अब ये सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये तो सत्ता और कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार जी पलटी मारते रहते हैं। 7 बार पलटी मार चुके हैं, 8वीं बार जब मारेंगे सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये तय मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सच साबित होगा। बिहार में मध्यावधि चुनाव होके रहेगा। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में त्राहिमाम की स्थिति है। अपराध का ग्राफ दुगनी बढ़ी है। आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि पुलिस जब उन्हें पकड़ने जाती है तो वो उन पे भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। आप देख रहे होंगे बिहार में जब इन्वेस्टर मीट हो रहा था तो एक तरफ नीतीश कुमार जी सारे उद्योगपतियों को सुरक्षा देने का विश्वास जता रहे थे कि मैं बिहार आप आते हैं, अगर कोई उद्यम लगाते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता हूं। और वहीं उसी समय राजधानी पटना से सटे बिहटा में बालू माफियाओं के आपसी वर्चस्व को लेकर जिस तरह का द्वंद्व चल रहा था और जिसमें अनगिनत फायरिंग हुआ है, मतलब सैकड़ों हजारों राउंड गोलियां चली हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। यह दुर्भाग्य है। इन्वेस्टर मीट में डीजीपी ने कहा है कि मैं सुरक्षा की जिम्मेवारी देता हूं। उस डीजीपी से यह सवाल पूछना चाहिए
कि क्या आपको मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को खुली छूट देने को कहा है? सिर्फ उद्योगपतियों की सुरक्षा की बात करने के लिए कहा है? आम नागरिक कहां जाएंगे? तो बिहार की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, सरकार पस्त हो गई है, और ये कह लीजिए कि बिहार में जो माफिया है वो एकदम मस्त घूम रहे हैं। राजेश भट्ट जी, एक बात और आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे और जनता भी जानना चाहती है कि क्या वाकई में ये जो बयान था इनका, सुधाकर सिंह जी का, ये अगर ये सच कहे हैं तो सच्चाई के दम पर ही इनको सत्ता से या अपनी कुर्सी से हाथ धोने की जरूरत आ गई, नौबत आ गई? मैं पूछता हूं कि अगर जदयू का कोई मंत्री होता, ऐसा ही कहता, तो क्या उसके साथ भी ऐसी ही वारदात होती, ऐसी ही स्थिति होती? सुधाकर सिंह जी ने तो बड़ी बेबाकी से एक साहसी कदम उठाते हुए इस बात को अ, प- सरकार के फोरम पे रखा कि जो है हमारे विभाग की जो हालत है, एक विभाग तो एक वानगी है, ये कह लीजिए कि पूरी सरकार का जो विभाग है या महकमा है, जो सरकारी महकमा है, उसमें भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार जो है आज चरमोत्कर्ष पर है, पूरे पराकाष्ठा पर है। सुधाकर सिंह जी ने तो बड़ी गंभीर आरोप लगाया है कि कोई भी अधिकारी बिना 25 से 50,000 रुपया लिए बगैर किसी का भला नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, जेन्युइन काम के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का क्या आलम है, आप समझ सकते हैं। वैसे भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी पूरी तरह संजीदा नहीं है, इस बात को कहने में कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। आपने देखा होगा बालिका सुधार गृह कांड का हवाला आप ले लीजिए, आज उसके आरोपी खुले घूम रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर कांड, सृजन घोटाला, कई कैसे घोटाले हुए हैं जिसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, जांच ही नहीं की गई, जांच को सिर्फ दबाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को लेकर कितने जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कितने संजीदा हैं, ये भी समझा जा सकता है। नीतीश कुमार जी अब प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए हैं। तेजस्वी जी मिलवाने ले जा रहे हैं, तेजस्वी जी के पिताजी यानी लालू प्रसाद जी सोनिया गांधी से मुलाकात करवा रहे हैं, और काफ़ी जो विपक्ष है खास करके भाजपा के, वो सब एक गोलबंद हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, गोलबंद होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सका, जो एक प्रदेश की स्थिति को बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि बिहार राज्य पिछले 17 वर्षों में फिसड्डी राज्य बन के रह गया है, एक बीमारू राज्य हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो प्रधानमंत्री के लायक कैसे होगा? दूसरी बात एक कहना चाहूंगा कि ये 40-42 विधायकों की पार्टी जो है और उसके दल के नेता अगर प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, तो कांग्रेस 700 विधायकों वाली पार्टी है, 200 विधायकों वाली पार्टी है ममता बनर्जी का। आप केजरीवाल जी को देख लें, तो आप कैसे समझते हैं कि इनके नाम पर सब कोई तैयार हो जाए? तो बहुत गंभीर सवाल है ना। नीतीश कुमार जी एक दीवा स्वप्न देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार को आज बर्बादी के कगार पर लाने में उनका सबसे बड़ा जो है जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। अगर ये बात बन जाती है सर, अगर प्रधानमंत्री के लिए नामित हो जाते हैं, मान लिया जाए, आपकी पार्टी और चिराग पासवान जी समर्थन करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं क्यों समर्थन करूंगा? हम लोग देखिए किसी ऐसे चेहरे को समर्थन नहीं करना चाहेंगे जिसने बिहार और बिहारवासियों का भला नहीं करने का काम किया है। आज बिहार पूरी तरह त्राहिमाम की स्थिति में है, बिहारवासी आज पिछड़ गए हैं सभी मापदंडों पे। बिहार की शिक्षा कह लीजिए, युवा कह लीजिए, रोजगार कह लीजिए, छात्र कह लीजिए, सारे त्राहिमाम की स्थिति में। वैसे नेता को हम लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बने हुए थे राजेश भट्ट जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के तरफ से ये मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, और इन्होंने जो जानकारी दी कि किस तरह से त्राहिमाम कर रही है खास करके युवा जनता जो है। युवा बिहार में सबसे युवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, युवाओं की संख्या यहाँ सर्वाधिक है पूरे देश में। और अगर युवा नाखुश है तो आप चाहे प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, यहाँ के जो युवा हैं उनकी जो पूर्ति इच्छा की नहीं हो रही है, कहने का मतलब रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, और उनके किसी भी
आर्थिक जो परेशानी है उसका कोई निराकरण नहीं है, तो फिर आप निराधार है आपका सोचना कि कहाँ आप प्रधानमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने रहें। खैर, राजनीतिक उठापटक तो जारी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने कहा है कि मध्यावधि चुनाव भी होगी। तो अब चूंकि इनके पिताजी भी राजनीतिक मौसम के ज्ञाता थे, कुछ तो असर है इनमें भी। अब देखना ये होगा कि मौसम का जो पूर्वानुमान है राजनीतिक मौसम का, वो किस करवट बैठता है। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।